लियान को अपने शाव की फिक्र सता रही थी। वो तो मन में यही सोच रहा था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे ऐसी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं उससे कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये सब सोचते सोचते लियान दौड़ता हुआ वापस से उस एरिया में पहुंचता है तो वो तो शॉक ही हो जाता है। लियान देखता है कि शाव और उसकी एक्स के बीच लड़ाई चल रही थी। शाव के कपड़े फट चुके थे और उसके चेहरे और शरीर पे चोट के निशान थे। उसके बाद जिनपिंग की पूरी गैंग मिलकर शाव को पकड़ लेती है और वो लोग उसे मारना शुरू कर देते हैं। ये सब देख के तो लियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत अपनी जैकेट उतारता है और लड़ाई में कूद पड़ता है। लियान की फाइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी थी कि वो जिनपिंग के आदमियों को मार मार के उनका कच्चूमर बना देता है। थोड़ी देर तक ये सारी चीजें ऐसे ही चलती हैं और फिर उसके बाद पुलिस आ जाती है। पुलिस ऑफिसर्स जिनपिंग और उसके आदमियों को अपने साथ ले जाते हैं। क्योंकि शाव और लियान भी इस लड़ाई में इन्वॉल्व थे तो इसीलिए उन्हें भी पुलिस के साथ जाना था। लियान देखता है कि शाव की शर्ट फट चुकी थी। वो उसे अपनी जैकेट देते हुए कहता है कि इसे पहन लो, पर शाव मना करने लगता है। इस पे लियान खुद ही उसे अपनी जैकेट पहनाते हुए कहता है, तुम्हारी शर्ट फट गई है और अंदर से तुम्हारी स्किन नजर आ रही है। तुमने अपनी शर्ट के अंदर कोई वार्मर क्यों नहीं पहना है? इस जैकेट को पहन लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। शाव लियान का हाथ पकड़ते हुए पूछता है, क्या सीनियर को सर्दी नहीं लगेगी? लियान उसे बताता है कि मैंने अपनी शर्ट के नीचे वार्मर पहना है तो मुझे नहीं लगेगी। उन दोनों का रोमांस अभी चल ही रहा होता है कि तभी पुलिस ऑफिसर उन्हें आवाज लगाता है कि इधर आओ और आके बैठो। लियान और शाव को अलग अलग कमरों में रखा गया था। लियान जिस कमरे के अंदर था वहाँ पे बहुत ही हटे कटे कैदी मौजूद थे। वो जाके एक कोने में बैठ जाता है और अपनी नजरें नीचे झुका के खुद से कहता है, ये पहली बार है जब मैं ऐसी जगह पे आया हूँ। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। लियान को एक पुलिस ऑफिसर उस कमरे के बाहर लेके आता है। बाहर आते ही लियान की नजर सबसे पहले शाव पे जाती है। वो देखता है कि शाव के चेहरे पे बैंडेज लगे हुए थे और वो अपने हाथ में एक जैकेट लेके खड़ा था। शाव को सही सलामत देख के लियान राहत की सांस लेता है। शाव लियान को जैकेट देते हुए कहता है कि सीनियर, ये रहे आपके कपड़े। तभी लियान की नजर डिप्टी सुपरवाइजर चैन पे जाती है जो काफी ज्यादा उदास लग रहे थे। वो शाव और लियान से माफी मांगते हुए कहते हैं, थैंक यू सो मच, आप दोनों की वजह से ही मैं आज सही सलामत हूँ। घर जाने के बाद मैं आप दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करूँगा, डेफिनेटली। डिप्टी सुपरवाइजर चैन को ऐसे सॉरी फील करते हुए देख के लियान उनसे बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और शाव उन्हें थैंक यू बोलता है। देखो तो गाइस, शाव ने कैसे डिनर के लिए थैंक यू बोल दिया तुरंत। वो अपने सीनियर के साथ होने का एक भी मौका मिस नहीं करना चाहता था। लियान तो उसे देखते ही रह जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि लियान अपने टीम मेंबर्स के साथ वापस अपनी कंट्री लौट रहा था। सभी मेंबर्स प्लेन के अंदर थे। ली अपना आई मास्क लगा के सो रही थी। लियान भी अपनी सीट को एडजस्ट कर रहा था। तभी वो देखता है कि शाव अपनी सीट से उठता है और जाने लगता है। उसे ऐसे जाते हुए देख के लियान भी तुरंत अपनी सीट से उठता है और जाके वॉशरूम के बाहर खड़ा हो जाता है। शाव जब वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी नजर अपने सीनियर के ऊपर जाती है। सीनियर को वहाँ देख के वो उन्हें पुकारता है। लियान शाव का हाथ पकड़ के उसे रोकते हुए कहता है, 1 मिनट रुको, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? शाव लियान की ओर मुड़ते हुए पूछता है, क्या? लियान अपनी नजरें दूसरी ओर करते हुए जवाब देता है, अगर तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है तो तुम मुझसे उस बारे में बात कर सकते हो। क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं उसे फिगर आउट करने में। सीनियर की बात सुन के शाव पूछता है कि क्या आपको नींद नहीं आ रही? लियान बड़ी सी स्माइल करते हुए तुरंत जवाब देता है कि नहीं। उसके बाद शाव वहीं लियान के पास में खड़ा हो जाता है। वो थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोलता। फिर उसके बाद वो लियान की ओर देखते हुए कहता है, मैं भी आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था आपसे बात करने के लिए। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपसे ये बात कैसे कहूँ। मुझे डर था कि कहीं मैं आपसे कुछ उल्टी पुल्टी चीजें ना बोल दूँ।
ये सुन के लियान पूछता है, तो इसीलिए तुमने कुछ कहा ही नहीं? शाओ जवाब देता है, पर क्या बहुत देर हो चुकी है बात करने के लिए? लियान तुरंत जवाब देता है कि नहीं, तुम बोल सकते हो। शाओ लियान को बताता है, अगर सच कहूँ तो मुझे पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मेरे भाई को लेके अपने साथ अब्रॉड गई थी। वहाँ पे उन्होंने अपनी बीमारी का इलाज कराया और मेरा भाई वहीं स्कूल जाने लगा। बाद में मैं 14 साल की उम्र में जूनियर हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ और फिर उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरा भाई स्कूल में ही रह रहा था और शायद ही कभी घर आता था। मेरी मॉम लगभग अकेली ही रहती थी। मेरी मॉम ने मुझे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया और मेरे लिए अलग से एक घर लिया। वो घर मेरे हाई स्कूल के पास ही था और उन्होंने मेरे लिए एक नैनी भी रखी थी। ऐसे ही लगभग 1 साल बीत गए। एक बार मैं अपना कुछ सामान लेने के लिए घर गया हुआ था। वहाँ पे मैंने उन्हें सोफे पे लेटे हुए देखा। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में हो। साथ ही साथ उनकी हाथ की कलाई पे एक सिरिंज लगी हुई थी। शाओ की बात सुन के लियान समझ जाता है कि उसकी मॉम उस टाइम किस सिचुएशन में होंगी और उस टाइम वो क्या ले रही थी। आई थिंक आप सबको भी समझ आ गया होगा गाइस कि शाओ की मॉम वो व्हाइट पाउडर ले रही थी। अब व्हाइट पाउडर से आप सब समझ जाओ कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। शाओ लियान को आगे बताता है, मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा बीमार थी, पर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं डैड को इस बारे में कुछ ना बताऊं और साथ ही साथ उन्होंने मुझे पुलिस को भी कॉल नहीं करने दिया क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो वो खुद को खत्म कर लेंगी। मेरे भाई को इन सारी चीजों के बारे में बहुत ही पहले से पता था। मैंने उससे पूछा भी कि अब हमें क्या करना चाहिए क्योंकि मॉम की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी। उन्हें इस चीज की लत लग चुकी थी। मैं अपने भाई से किसी सॉल्यूशन की उम्मीद कर रहा था। मुझे लगा था कि वो कोई सॉल्यूशन देगा, पर उसने भी मॉम की कही हुई बात ही बोली और कहा कि ये चीजें लोग अपने दर्द को कम करने के लिए लेते हैं। मुझे पता था कि ये सब गलत है, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपनी मॉम की कसम से बंधा हुआ था। कुछ महीनों बाद मॉम ओवरडोज की वजह से हमें छोड़ के चली गई। उसके कुछ दिनों बाद ही मेरे भाई ने बिल्डिंग से छलांग लगा के खुद को खत्म कर दिया और ये न्यूज़ न्यूयॉर्क के न्यूज़पेपर में आई। इसी से मुझे उसके बारे में पता चला। मेरे पास कई सारे मौके थे। मैं चाहता तो उन दोनों को बचा सकता था। अगर मैंने पहले ही मॉम को पुलिस के हवाले कर दिया होता तो शायद वो आज हमारे साथ होती, पर सब खत्म हो गया। मेरे डैड मुझे इन सारी चीजों के लिए ब्लेम नहीं करते। उन्होंने तो हाई स्कूल के दौरान मेरा साथ भी दिया था। शाओ की बातें सुन के लियान उससे पूछता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उन्हें तुम्हें ब्लेम करना चाहिए? शाओ जवाब देता है, मुझे नहीं पता। मैंने कई बार मॉम की कलाई के ऊपर इंजेक्शंस को देखा था और उसके ओवरडोज की वजह से ही मॉम हमें छोड़ के चली गई। इसीलिए मुझे इंजेक्शंस बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये कहानी यहीं नहीं खत्म होती। मेरी और जिनपिन की भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। मैं उससे एक रेप्टाइल फोरम पे मिला था। हम दोनों ने साथ में मिलके बहुत ढेर सारे लिजार्ड्स को रेज किया। हम दोनों के इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा सिमिलर थे। जब मैं 18 का था तो मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया। वो एक आर्ट एकेडमी में पढ़ता था और पेंटिंग्स बनाता था और मैं उस टाइम फाइनेंस पढ़ रहा था। हम दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा खुश थे। एक दिन मैंने कुछ सामान घर पे ही छोड़ दिया था तो मैं उसे वापस लेने के लिए घर गया। जब मैं घर गया तो वहाँ मैंने 5-6 लोगों को नीचे कारपेट पे लेटे हुए देखा। उनके हाथों में सिरिंज लगी हुई थी। ये सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसे कई सालों पहले मैंने अपनी मॉम को देखा था। शाओ की कहानी सुन के लियान को उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगती है। वो तुरंत उसका हाथ पकड़ के उससे पूछता है, क्या ये सब तब हुआ जब तुम 22 साल के थे? शाओ उसे बताता है, उस टाइम मैं अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ही ज्यादा बिजी रहता था।
जिनपिन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था। उसे लगा कि अगर वो नीडल्स को अच्छे से छिपाएगा तो मैं उसे कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा और मुझे उसकी इस आदत के बारे में कभी पता नहीं चल पाएगा। जब मैंने घर पे वो सीन देखा तो मैं तुरंत कमरे से बाहर आ गया और मैंने बाहर से दरवाजे को लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। मैं वहीं खड़ा था। जिनपिन अंदर से दरवाजे को पटक रहा था और जोर जोर से रो रहा था। वो मुझसे दरवाजा खोलने की गुहार लगा रहा था और बोल रहा था कि ये आखिरी बार था, आगे से वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैंने उसके दोस्तों को भी रोते हुए सुना। वो सभी चिल्ला रहे थे। सीनियर, मुझे नहीं लगता कि उस दिन मैंने पुलिस को बुला के कोई भी गलत काम किया और मुझे उसका कोई भी पछतावा नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि किसी और को भी ऐसी लत लगे और वो मेरे घर में खुद को खत्म कर ले। शाओ की बात सुन के लियान प्यारे से स्माइल करते हुए उसे शाबाशी देते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही काम किया शाओ। ओहो गाइस, शाओ की स्टोरी सुन के तो मुझे इसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। इतनी छोटी सी उम्र में बेचारे को क्या क्या चीजें सहनी पड़ी। पहले इसने अपनी मॉम को खो दिया, फिर अपने भाई को, और फिर इसका एक्स बॉयफ्रेंड भी वही काम करता था जिसकी वजह से इसकी मॉम खत्म हो गई। पता नहीं लोग ऐसी चीजों को यूज ही क्यों करते हैं जिससे उन्हें इतना ज्यादा हार्म होता है।